A very good morning and welcome back. So, in our today's class, we will start our unit 5, which is divided into three subtopics on IPR, internet, and logical reasoning. आज के लेक्चर में वी विल फोकस ऑन IPR, जिसकी की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, तो इस आईपीआर को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें इसे इसके तीनों अलग अलग शब्द को समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइट्स क्या होते हैं। तो राइट्स का जो हिंदी मीनिंग है, जो शाब्दिक अर्थ है, वो होता है अधिकार। ओके, और ये अधिकार अलग अलग अधिकार क्षेत्र में अलग अलग तरीके से इंडिविजुअल्स या लोगों पर लागू होता है। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि ये अधिकार कैसा अधिकार है। कुछ होते हैं कॉमन राइट्स जो सब पर एक समान लागू होते हैं, जैसे राइट टू लिव, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार सभी को है। दूसरा है राइट टू इक्वालिटी, सब समान हैं, रंग का भेद, जात का भेद, लिंग का भेद, ये सब बुरी चीजें हैं। या फिर अभी नए सिरे से एक और अधिकार जोड़ा गया है कानूनों में, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार सभी को है। तो ये जो अधिकार हैं जो सब पर लागू होते हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सब पर नहीं लागू होते हैं, वो अधिकार क्षेत्र में ही एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ राइट टू लिव इन योर ओन होम। आप अपने घर के अंदर कैसे रहते हैं ये आपका अधिकार है, लेकिन आप किसी और के घर में चले जाएं जिसको आप जानते नहीं हैं, वो अपरिचित है, वैसे सेम अधिकार आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, राइट्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी और के घर में। किसी और के घर के कुछ और नियम होते हैं। ठीक है, तो हम अपने घर में उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आप ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति के घर में जाकर ये सब नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट वो उसके अधिकारों का हनन होगा और ये एक क्राइम है। बाई लॉज आप पनिश किए जा सकते हैं। तो हम अधिकार को समझ पाए, हमें एक ब्रीफ आइडिया लग गया कि राइट्स क्या होते हैं। ठीक, अधिकार। और अपने अपने अधिकार जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लागू होते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी होती है संपत्ति। संपत्ति एक ऐसी चीज जिस पर आपका कोई अधिकार है और वो अधिकार आप तक ही सीमित है। जैसे आप बाजार से कोई व्हीकल खरीदते हैं, तो आपका अधिकार है उस पर्टिकुलर व्हीकल पे। आप उसे यूज कर सकते हैं, आप उसे लेकर कहीं जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास प्रॉपर पेपर्स हैं। या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं, अब आपका अधिकार है उस जमीन पर, आप उसमें घर बनाएं, दुकान बनाएं, डिपेंडिंग ऑन द बाइलॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। जहां पर भी जिस तरीके से कानून उस जमीन पर लागू होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लीगल अथॉरिटीज उस एरिया की जिस तरीके का कानून पारित करती हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो इट मे बी पॉसिबल आपको घर बनाने की अनुमति ना मिले, या फिर अगर रिहायशी इलाका है, रेसिडेंशियल एरिया है, तो हो सकता है आपको वहां पर इंडस्ट्री लगाने की अनुमति ना मिले। आर यू गेटिंग इट? तो संपत्ति से जुड़े हुए होते हैं कुछ अधिकार और ये सीमित होते हैं, ओनर्स तक सीमित होते हैं। जो उस संपत्ति का मालिक है उसके पास कुछ अधिकार सुरक्षित रहते हैं जिन्हें वो यूज कर सकता है। आप किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर से जाने के लिए बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा घर है, क्यों घुस रहे हो। आप किसी अनजान व्यक्ति को आपकी गाड़ी, जो आपने नई कार खरीदी है, उस पर स्क्रैच डालने से रोक सकते हो। भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, व्हाई यू आर एक्सप्लॉइटिंग इट, व्हाई यू आर डिस्ट्रॉइंग इट। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज पब्लिक होती हैं जिनमें सबका समान अधिकार होता है, जैसे रोड्स हैं, पार्क्स हैं, कम्युनिटी पार्क्स हैं।
तो समान अधिकार के साथ समान ड्यूटीज भी आती हैं, फिर उसे साफ रखने की, उसके मेंटेनेंस की, उसे गंदा ना करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो प्रॉपर्टी इज संपत्ति, राइट्स इज अधिकार। तो एक अलग तरीके की संपत्ति भी होती है जिसे बोलते हैं हम बौद्धिक संपत्ति। ठीक है, बौद्धिक संपत्ति, बौद्धिक कहां से निकला? दरअसल ये इंटेलेक्चुअल शब्द निकला है इंटेलेक्ट से। ठीक है, और इंटेलेक्ट को हिंदी में बोलते हैं बुद्धि, और उसी बुद्धि का एक आकार है, नॉट फॉर्म, ऐसी फॉर्म नहीं, जब आप उस बुद्धि का उपयोग करके कुछ क्रिएटिव करते हैं उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, आप बोलते बहुत अच्छा हैं, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप गाते बहुत अच्छा हैं, तो आपका उस पर्टिकुलर क्रिएशन पे कुछ अधिकार बनता है। तो जब आपके पास एक बौद्धिक संपत्ति है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर आपके कुछ अधिकार हैं जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ज्यादातर तीन तरीके से लागू होते हैं। एक जिसे कहते हैं कॉपीराइट, दूसरा जिसे कहते हैं पेटेंट्स, और तीसरा जिसे कहते हैं ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स, ये तीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं जिन पर की एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के लीगल राइट्स मिल जाते हैं इन तीनों चीज के ओनर को। आप कॉपीराइट ओनर हो सकते हैं, आप पेटेंट ओनर हो सकते हैं, आप ट्रेडमार्क ओनर हो सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट वी विल डेडिकेट टू कॉपीराइट्स ओनली। तो कॉपीराइट्स क्या हैं, कैसे लागू होते हैं, कॉपीराइट पेटेंट्स और ट्रेडमार्क से कैसे फर्क होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस इन आवर टुडेस क्लास। ठीक है, तो नाउ यू कैन राइट डाउन द हेडिंग कॉपीराइट। Okay, so you can write down the heading copyright, and actually copyright is a bundle of exclusive rights granted by the statute to the author of the work so that other people can use it. तो ये कॉपीराइट क्या है, इसकी डेफिनेशन है, आप चाहें तो आप इसकी शाब्दिक डेफिनेशन रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, अदरवाइज एक लीगल डेफिनेशन या एक एक्सेप्टेबल डेफिनेशन आप इंटरनेट या किसी प्रिंट मीडिया से भी पढ़ सकते हैं। तो इट इज एक्चुअली अ बंडल ऑफ राइट्स, एक अधिकार नहीं है, दो तीन अधिकार मिलकर मिलते हैं, अ बंडल ऑफ राइट्स। और केवल अधिकार नहीं है, कुछ हटके हैं, तो हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय द स्टैट्यूट। ये वो स्टैट्यूट का मतलब है, ये वो व्यक्ति है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अधिकार है कॉपीराइट्स ग्रांट करने का टू द ऑथर। और ये वो एंटिटी है जिसने दरअसल कोई नई चीज क्रिएट की है। अब आप हर चीज को तो नहीं कह सकते ना, ये मैंने क्रिएट किया, ये मैंने क्रिएट किया, ये पेन मेरा मैंने क्रिएट किया है। तो कॉपीराइट के अधिकार भी अलग अलग तरीके से एक पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी जिसे स्टैट्यूट बोलते हैं के द्वारा ऑथर को ग्रांट किए जाते हैं। ठीक है, और इस ग्रांट होने के बाद में आपको जो अधिकार मिलते हैं वो ये डिसाइड करते हैं टू द ऑथर टू एक्सप्लॉइट। अब इधर एक्सप्लॉइट से मतलब खराब करना नहीं है, एक्सप्लॉइट का मतलब है उसे यूज करना, उसका यूज, टू एक्सप्लॉइट और ऑथराइज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क। तो जो भी आपने कुछ नया क्रिएशन किया है, कुछ अच्छी पेंटिंग की है, कोई अच्छी कहानी लिखी है, कोई अच्छी फिल्म प्रोड्यूस की है, या कोई अच्छा गाना बना दिया है आपने,
आपने बनाया है, आप जाकर उसका कॉपीराइट फॉर्म सबमिट करेंगे कि ये मेरा गाना है और मैं चाहता हूं कि ये किस प्लेटफॉर्म पे बजे, इसकी सीडी कैसे बिके, इसकी पेन ड्राइव में कॉपीज बिकनी चाहिए या नहीं बिकनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एक पर्टिकुलर बॉडी ये राइट्स ग्रांट करती है कि वो अधिकार जो क्रिएशन है आपकी, वो किसको मिलता है उसे इस्तेमाल करने का, या आप किसे दे सकते हैं वो अधिकार किसी और को इस्तेमाल करने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाई और उससे मेरे मॉनेटरी बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं, मतलब मैं पैसा कमाना चाहता हूं। हुआ ये कि लाइक्स बढ़ रहे थे, एकदम से 1 मिलियन पहुंचने वाले थे, किसी ने सेम मेरी वीडियो कॉपी करके अपने चैनल पे डाल दी। अब जो व्यूज मेरे चैनल को आने चाहिए थे वो पर्टिकुलरली उसके चैनल के साथ भी डिवाइड हो जाएंगे, तो मुझे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा, इसमें मॉनेटरी लॉस हो जाएगा, मेरे को पैसे कम मिलेंगे। इसलिए ये कॉपीराइट्स लाए गए कि जिसकी क्रिएशन है, जिसका हार्डवर्क है, उसी को ही पे ऑफ भी मिलना चाहिए। ऐसे ही आप किसी और का हार्डवर्क चुरा के काम नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कॉपीराइट्स की। एक बंडल ऑफ एक्सक्लूसिव राइट है जो एक स्टैट्यूट बॉडी किसको देती है, ऑथर को, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि आपका जो काम है, ऑथर का जो काम है, वो कौन यूज करेगा। ठीक है, फिर एक और डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ऑल्दो that copyright is one of the chief forms of intellectual property that is afforded protection by the law। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड की कि तीन होती हैं, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स। इन तीनों में से एक कॉपीराइट है जो कि लॉ से प्रिवेंट होती है, इसका एक्सप्लॉयटेशन कोई और अगर गलत गैरकानूनी तरीके से इसे इस्तेमाल करेगा तो कानून है हमारी मदद करने के लिए, उस कंटेंट को उस चैनल से रिमूव कराने के लिए जिसको कि वो अपलोड करने के लिए ऑथराइज नहीं था। ओके, तो एक बहुत आसान तरीके से, एक सिंपलिस्टिक फॉर्म में वी कैन से दैट कॉपीराइट implies protection against copying of one's work by the other। कॉपी नहीं होने देना, तो नाम से पता चल गया, कॉपी ना करने देने का अधिकार, मैं नहीं कॉपी करने दूंगा, ये मैंने लिखा है। तो सिंपलिस्टिक फॉर्म में प्रोवाइड राइट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम कॉपीइंग समवन एल्सेस इंटेलेक्चुअल वर्क। ठीक है, और ये अप्लाई किन किन में होता है, किस किस चीजों पर ये हम अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाई होता है ये, लेट मी बी वेरी क्लियर इन इट, और ये आपको लिखना भी है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, दैट कॉपीराइट अप्लाइज टू लिटरेरी, म्यूजिक, ड्रामा या कोई भी आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, कोई भी और आर्टिस्टिक वर्क, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो कहानी लिखी हो आपने। फिर आती है सिनेमाटोग्राफिक फिल्म। ये जो हम टॉरेंट्स डाउनलोड करके फिल्म देखते हैं ना, वो दरअसल गैरकानूनी ही होता है, सब जानते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए, किसी और को पैसों का नुकसान हो रहा है आपके इस कृत्य की वजह से। या फिर साउंड रिकॉर्डिंग्स क्यों ना हो। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो जो पेपर्स आप लिखते हैं वो लिटरेरी वर्क में आता है, दैट्स व्हाई वी से लिटरेचर पढ़ी क्या। आप जो जर्नल्स में पब्लिकेशन छापते हैं वो लिटरेचर में आती हैं, वो कॉपीराइट है, आपकी लाइंस कोई एज इट इज यूज नहीं कर सकता है, इट्स अ क्राइम। और ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहा है, वो भी कॉपीराइटेड हो सकते हैं, और वो कॉपीराइट आता है लिटरेरी में ही या लिटरेचर वर्क में ही। ठीक है, तो कॉपीराइट किन किन चीजों पे अप्लाई होता है, म्यूजिक पे, ड्रामा पे, फिल्म्स पे, साउंड रिकॉर्डिंग्स पे, और जो हमारा रिटन मटेरियल है उस पे। किताब है, कॉपीराइटेड है, कोई फोटो स्टेट करा कर ना बेचे, एक ओरिजिनल कॉपी खरीदे जिससे कि ऑथर को भी फायदा हो, ऑथर के पास भी पैसे आए। तो एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वेदर टू अलाउ स्टूडेंट्स गेटिंग जेरोक्स और फोटोकॉपीज ऑफ वेरी कॉस्टली बुक्स और नॉट। तो ये एक बहस है जो छिड़ी हुई है फिलहाल, और आप इसे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो कॉपीराइट को हमने समझ लिया कि दरअसल कॉपीराइट क्या है, प्रिवेंट करना, एक ऐसा अधिकार जो प्रिवेंट करता है किसी और को
किसी और का काम कॉपी करने से, जो काम इन कैटेगरीज में आता है। फिल्म हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, साउंड रिकॉर्डिंग हो सकती है, ड्रामा हो सकता है, कोई प्ले हो सकता है, कोई पोएट्री हो सकती है, कोई किताब हो सकती है, कोई जर्नल पब्लिकेशन हो सकती है, या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम भी हो सकता है जो किसी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्रिएट की है। गॉट इट? सो अब हम आते हैं कि जो कॉपीराइट मटेरियल है या जो कॉपीराइट है वो आया कैसे, ये प्रैक्टिस में कैसे आया। ठीक है, सो आप उसके लिए व्हाट वी विल हैव टू डू इज वी विल हैव टू गो बैक इन, जब से शुरू हुआ ये प्रिंट कल्चर। ओके, सो लेट मी जस्ट ओपन दैट पर्टिकुलर थिंग वेयर इट इज। यस, ये कहानी शुरू होती है जब प्रिंटिंग प्रेस बनी, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस, जो कि 15वीं शताब्दी में आई, उसके कुछ ही सालों बाद 1662 में जब पहला एक्ट आया जिसे बोलते हैं लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ चार्ल्स सेकंड। ठीक है, इन्होंने, ये पहली बार था जब ये रिकॉग्नाइज किया कि कुछ तो अधिकार सुरक्षित होने चाहिए ओरिजिनल ऑथर्स या क्रिएटर्स के लिए। तो ऐसा पहली बार हुआ 1662 में, जब लोगों ने ये सोचा कि जिसने इस क्रिएशन को, इस काव्य को, इस पोएट्री को रचा है, उसके पास कुछ तो अधिकार होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये अधिकार क्या होंगे ये 1710 तक पता नहीं चला, जबकि 1710 में इसे हम बोलते हैं एक्ट ऑफ एन, एक्ट ऑफ एन, जिसमें पहली बार कानूनन एक कानून बनाया गया जिसे हम कहते हैं द फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑन कॉपीराइट, जिसमें यह डिक्लेयर किया गया कि कॉपीराइट के अधिकार होंगे क्या। तो 1662 में लोगों के संज्ञान में आया, ये सोचा कि कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए, लेकिन 1710 में यह अधिकारों का पूर्ण वर्णन किया गया कि क्या अधिकार हैं ये। और ये अधिकार क्या है कि एक्सक्लूसिव राइट्स देना टू द ऑथर, किस चीज के लिए, फॉर कॉपिंग द कॉपीराइट मटेरियल। तो एक पर्टिकुलर मटेरियल आपने कॉपीराइट किया है, उसकी कॉपी कौन जनरेट कर सकता है, उसका अधिकार ऑथर के पास रहे, या ऑथर वो अधिकार किसी पब्लिशर को दे दे। ठीक है, तो और ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चलता रहा। तो ये अधिकार जैसे 25-30 साल तक के लिए इन केस ऑफ बुक्स दिया गया, लिमिटेड पीरियड के लिए। ठीक है, और 1710 में ही पहली बार इंपीरियल पेनल्टीज, मतलब कुछ जुर्माना लगाना शुरू किया गया अगर कोई इलीगली किसी और के काम को कॉपी करता है तो। फिर आता है 1710 के बाद 1911 का इंपीरियल एक्ट, इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट। इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट जिसमें सजा का प्रावधान बहुत खुले तौर पर दे दिया गया। ठीक है, सो I will just read that out for you, that in 1911 the Imperial Copyright Act was passed, which consolidated the law relating matters that were governed by the different legislation, different copyrightable subject matters that were governed by different legislation. The act declared copyright to be a statutory right. मतलब ये ऐसे खुलेआम राइट नहीं था, ये एक स्टेटस सिंबल था कि मेरे पास ये अधिकार है। एंड दैट स्टैट्यूटरी राइट could be help in settling the confusion. कंफ्यूजन किस चीज का, कि कॉपीराइट चीज क्या है भाई, मतलब ऐसा कैसा अधिकार है कि अगर किसी ने कुछ लिखा तो हम पढ़ नहीं सकते, हम कॉपी नहीं कर सकते। उसमें साफ साफ ये वर्णन कर दिया कि ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ नहीं सकता है, पढ़ने के लिए आपको वो चीजें खरीदनी पड़ेंगी और खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। और ये भी कहा गया कि अगर कोई चीज है जो पहले यूज हो चुकी है और वो बहुत वाइडली यूज होती है और हमें पता नहीं है कि उसका ऑथर कौन है, तो वो कॉपीराइटेबल नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो मैंने यूज किया इसलिए मैं कॉपीराइट लेता हूं इसका, नो, नथिंग लाइक दैट। लेकिन कुछ न्यूअर सब्जेक्ट मैटर्स हैं, कुछ नई चीजें हैं, जैसे कि फिल्म है।
फिल्म में कोई नई कहानी, नया किरदार, वो यूज कर सकते हैं। फिल्म में कोई पुराना म्यूजिक भी यूज नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथर। सो द कॉपीराइट एक्ट विच इज 1911 इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट, इसको और रिफाइन किया गया 1956 कॉपीराइट एक्ट इन इंग्लैंड से। और ऐसा नहीं है कि ये केवल इंग्लैंड में या वहीं चल रहा था, यूरोप में, भारत में भी चल रहा था। तो इंडिया में पहला इंडियन कॉपीराइट एक्ट आया 1847 में, आप नोट कर लीजिए, 1847 इंडियन कॉपीराइट एक्ट। ठीक है। और ये जो इंग्लैंड में 1842 में एक एक्ट पास हुआ था, जिसे एक्ट इन इंग्लैंड, कॉपीराइट एक्ट इन इंग्लैंड बोलते हैं, उस पर आधारित था। तो 1842 में इंग्लैंड में पास हुआ, 1847 में इंडियन कॉपीराइट एक्ट इंडिया में पास हुआ। और इंडिया में जब पास हुआ तो कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किए गए इन द ईयर 1957, जबकि एक नया कॉपीराइट एक्ट 1957 में लाया गया, जो कि मॉडल तो, जिसका मॉडलिंग तो बिल्कुल इंग्लिश कॉपीराइट एक्ट 1956 से जैसा ही था। तो 1957 इंडिया गेट इट्स कॉपीराइट एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज भी हैं कॉपीराइट एक्ट में, तो आप जैसे नाम रख सकते हैं, जैसे बोलते हैं द ट्रीटीज गवर्निंग द लॉ ऑफ कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट्स which is called as TRIPS agreement. Then there is Berne Convention 1886, the Rome Convention 1961, Universal Copyright Convention 1952. Another is WIPO Copyright Treaty 1956 and WIPO WIPO Performance and Phonograph Treaty which is 1996. तो ये मेरे पास एक छोटा सा हैंड आउट है, आई विल शेयर दैट विद यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉपीराइट एक्ट पहली बार 1847 में पास हुआ और 1914 तक इसको ऐसे ही चलाते रहे। 1914 में इसे इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1914 से रिप्लेस कर दिया गया। तो ये वाला जो एक्ट है वो 1914 में नए नियम से बदल दिया गया। तो कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ नए एडिशंस, डिलीशंस होते हैं। और फिर 1947 के बाद 1957 में इसे अमेंड कर दिया और बदला गया। उसके बाद कई कई अमेंडमेंट, जैसे 1984 का अमेंडमेंट है, 1994 का अमेंडमेंट है, 1999 में देयर इज वन अमेंडमेंट 1999, ये सब इंक्लूड किए गए इंटरनेशनल ट्रीटीज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग्स, इन सबको प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट एक्ट। फिर अभी फिलहाल जनरली अगर हम बात करें तो in terms of copyright, the copyright subsists for a term of lifetime of the author. जब तक ऑथर जीवित है तब तक तो उसके पास वो अधिकार रहेगा कि किसी और को कॉपी करने की अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है। एंड प्लस 60 years in case of literary, dramatic, musical and artistic work. तो लाइफ टाइम प्लस लाइफ टाइम के बाद भी 60 साल और, अगर वो किसी की बनाई हुई फिल्म है या कोई पोएम है तो आप ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, आपको नाम देना पड़ेगा उनकी रचित कविता। ठीक है। और इन केस ऑफ जॉइंट ऑथरशिप, मान लीजिए वो रचना है, वो जो क्रिएटिव वर्क है वो केवल एक ऑथर का नहीं है, एक से ज्यादा ऑथर का है, इन दैट केस द टर्म इज कंप्यूटेड फ्रॉम द दैट ऑफ द लास्ट लिविंग ऑथर। तो वो जो 60 साल का टर्म है, तो क्या चीज हमें पता चली कि कॉपीराइट लाइफ टाइम के लिए होते हैं और मरने के बाद 60 साल और। तो अगर कोई ऑथर 80 साल जीता है तो 60 साल यानी 140 साल तक किसी को अधिकार नहीं उस चीज को यूज करने का बिना अनुमति। अगर दो ऑथर हैं तो हम देखेंगे कि लास्ट वाला ऑथर, जैसे मान लीजिए दो ऑथर हैं, पहले पहले गुजर जाते हैं, दुनिया से रुखसती हो जाती है, और दूसरे थोड़े और दिन जीते हैं, तो दूसरे ऑथर के मरने के 60 साल बाद तक गिना जाएगा। ठीक है। एंड इफ द वर्क इज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली, अब मान लीजिए बाई चांस वर्क पब्लिश ही हुआ है अगर किसी व्यक्ति के मरने के बाद, देन इट इज अ फ्लैट टर्म ऑफ 60 years। तो ये नहीं देखेंगे कि व्हाट वाज द डेट ऑफ डेथ एंड समथिंग, जब पब्लिश हुआ उस दिन से लेकर 60 साल तक आप दे सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है। बट इफ द नेम ऑफ ऑथर इज डिस्क्लोज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, अब किसी ने बता दिया कि
ये मर जरूर गए थे लेकिन इन्होंने रचना की थी, then it will be for 60 years after the death of the author. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए कि अगर ऑथर जीवित है और पता चल जाए तो उनकी मृत्यु तक तो वो राइट उन पर सुरक्षित है प्लस 60 साल, और अगर दो ऑथर हैं तो लास्ट वाले ऑथर की मृत्यु के 60 साल बाद, ऑथर का पता नहीं है लेकिन वर्क पब्लिश हो गया 60 साल, लेकिन एकदम से बीच में पता चल गया कि नहीं नहीं ऑथर तो हैं, तो ही विल बी कन्फर्ड द राइट्स और अपने जीवन काल तक तो रखेंगे ही, प्लस 60 साल तब लगेंगे जब उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, and there are various other things like who is governing. Definitely the governing organization is government of India, और यही पब्लिकेशंस वगैरह की देखरेख करती है कि पब्लिकेशंस ऐसे इलीगली तो कोई कॉपी नहीं कर रहा है। इन्फोर्समेंट के लिए कुछ, जैसे हमारी न्याय विधा में अगर हम देखें तो कई सारे प्रावधान हैं, कई सारी सजाएं हैं, वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि किसी और को इलीगली अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं उसके कॉपीराइट मटेरियल को यूज करके, तो 50,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना आप पर हो सकता है। कई केसेस में सिविल रेमेडीज हैं, जैसे सूट इन्फ्रिंजमेंट फाइल कर सकते हैं इंटरम इंजंक्शन देने के लिए, इंटरम इंजंक्शन देने के लिए। लेकिन ये दिमाग में रखना होगा कि डिफेंडेंट जो है उसे प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास ऐसे अधिकार हैं जिससे वो ये बता सकता है कि कोई और उसके पर्टिकुलर चीज को कॉपी ना करे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सूट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, सूट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट या सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। यानी जब केस फाइल करें तो केस किस चीज का है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, सुरक्षित चीज का गैर कानूनी उपयोग। मेरे ख्याल से इतना हमारे लिए काफी है। कुछ और डिटेल्स भी होती हैं कि अगर आपको पता चले कि आपकी चीज किसी ने बिना साइट किए, बिना बताए कि वो आपसे उसने आइडिया चुराया है, यूज कर ली है, तो आप ज्यूरिसडिक्शन या जुडिशरी की हेल्प ले सकते हैं। आई विल शेयर द रेमेडीज इन अ पर्टिकुलर नोट विद यू एज ऑफ नाउ। सो ये जो कॉपीराइट है इसके अगर आपको लिखने को आता है तो जो भी आज ऐसे या भाषण मैंने दिया है आपको, वो दैट आप पॉइंट्स में बना लीजिए एंड यू कैन यूज दैट। ओके, next time we will discuss about patents and trademark. Till then, thank you so much.